देखिए दोस्तों, जस्टिस जसवंत वर्मा हैज रिजाइन्ड अमिड इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। कहने का मतलब ये है कि इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है इम्पीचमेंट मोशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट एंड ही रिजाइन्ड इन दैट। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट मोशन हुआ एंड देन व्हाई ही रिजाइन फॉर दिस। देखिए रिसेंटली क्या हुआ था, इनके घर पे जो है काफी ज्यादा बर्न्ड बर्न्ट नोट्स मतलब करेंसी नोट्स जो है वो पाए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी हुई और इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो जो पैसा था इट वाज़ अ मिसकंडक्ट एंड इट वाज़ अ करप्शन। इसीलिए जो है इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट की गई एंड बिफोर दैट इम्पीचमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड ही रिजाइन, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है ये किस तरीके से कंप्लीट होता है, कौन से आर्टिकल में इसका प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कौन सा अलग एक्ट इसके लिए बनाया गया है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अगर इम्पीचमेंट जज का करना हो, इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अलॉन्ग विद दैट वी हैव अ जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जिसके तहत जो है इम्पीचमेंट होता है जजेस का इंडिया में। और देयर आर टू ग्राउंड्स, दीज ग्राउंड्स हैव बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज टू ग्राउंड्स आर प्रूव्ड मिसबिहेवियर, मतलब इन्होंने कोई करप्शन किया है उसकी वजह से जो है इम्पीचमेंट हो रहा है, या इनकैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल वो जज जो है वो बीमार पड़ गए हैं या इस स्टेट में है कि वो इन प्रोसीडिंग्स में जो डे टू डे प्रोसीडिंग्स होती है उसमें पार्ट नहीं ले सकते, मतलब ही इज इनकेपेबल। सो दीज टू आर द रीजंस जिसकी वजह से जजेस का इम्पीचमेंट हो सकता है। देखिए अब जो वर्ड इम्पीचमेंट है, डायरेक्टली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि इम्पीचमेंट वर्ड हैज इट बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले तो ये जो वर्ड है इम्पीचमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड नहीं है। Simply, it's the common term for the formal process to remove a judge of the Supreme Court or a High Court. Reasons हमने देख लिए, proved misbehavior and incapacity. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन along with this judges inquiry act, it provides the framework for removing the judges of the supreme court। और आर्टिकल 218 जो है ये मेंशन करता है रिमूवल प्रोसीजर फॉर द हाई कोर्ट जजेस के लिए। देखो ये इसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट है कि अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट shall नॉट बी removed फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की यहाँ पे असेंट चाहिए। और प्रेसिडेंट के पास कैसे पहुंचेगा, पास्ड बाय एन एड्रेस बाय द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में भी मेजोरिटी सपोर्ट चाहिए आपको, टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस प्लस अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट इन वोटिंग। इसको ब्रीफली मतलब प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में असेंट चाहिए हमें प्रेसिडेंट का फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर जज। नाउ अब देयर इज वन मोर आर्टिकल विच इज आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 विच एम्पावर्स द पार्लियामेंट कि वो कोई भी एक लॉ बना सकते हैं जो इस प्रोसीजर को रेगुलेट करे। एंड इसी के तहत जो है पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968, जिसमें इस्टेब्लिश किया गया एक स्पेसिफिक प्रोसेस। और उसमें बताया गया कि देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ अ थ्री मेंबर कमेटी टू इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस बिफोर द पार्लियामेंट वोट्स। देखो अभी हम ब्रीफली एक एक स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे किस तरीके से जजेस का जो है वो रिमूवल होता है। उससे पहले जो है ये सेक्शन आपको याद रखना है, आर्टिकल 124 सबसेक्शन 4, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और आर्टिकल 218 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें रिमूवल किसका मेंशन है, हाई कोर्ट के जजेस का। एंड देन आर्टिकल 124 सबसेक्शन 5 जो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है इस प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए कुछ भी जो लॉ है वो बना सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, मोशन इनिशिएट होगा, एक इल्जाम लगेगा। अब जज पे इल्जाम लगा, वो मोशन कहाँ पे इनिशिएट होगा, इट विल बी इनिशिएट आइदर इन द लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पे भी इनिशिएट कर सकते हो। अब मोशन इनिशिएट हो गया, उसको पास करने के लिए यू रिक्वायर द सपोर्ट। लोकसभा में यू नीड द सपोर्ट ऑफ 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 100 एमपीज। और राज्यसभा में आपको एटलीस्ट 50 एमपीज जो है उनका सपोर्ट चाहिए अगर आपको वो मोशन पास करवाना है। मोशन क्या है कि इस जज को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। अगर वो ये अप्रूवल मिल जाता है तो अप्रूवल कब मिलेगा, व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया। देखो कॉमन सेंस भी लगाओ, हमने एक मोशन लाना है, मोशन में क्या डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर जज को रिमूव करना है। रिमूव करना तो है लेकिन एक पर्सन के कहने पे नहीं कर सकते, हमें बाकी मेंबर्स का भी सपोर्ट चाहिए। तो लोकसभा में आपको 100 एमपीज का चाहिए और राज्यसभा में आपको 50 एमपीज का चाहिए, प्लस इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्पीकर और द चेयरमैन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है कि यहाँ पे तो आपने मोशन करवा लिया इनिशिएट, बट
पहले इंक्वायरी कमेटी जो है, जो जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 में फॉर्म की गई थी, जिसमें 3 मेंबर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो मतलब फाइंड आउट करेंगे कि क्या ये जो मोशन, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, क्या ये सच है कि झूठ है, ठीक है? अब आपने याद रखने वाली चीज़ है कि 3 मेंबर्स कौन-कौन से होंगे? एक सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस भी हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए और एक एमिनेंट जूरिस्ट जो है वो होने चाहिए। दीज थ्री वर द मेंबर्स इन द कमेटी। और इनका क्या काम है? दे हैव टू फाइंड द फैक्ट्स कि क्या जो इल्जाम लगाया गया है वो सच है या नहीं है। जब कमेटी ने क्या किया, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, जब इन्होंने अपनी पूरी फाइंडिंग्स देख ली, फिर ये क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे और उसी रिपोर्ट पे जो है वो पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी, ठीक है? रिपोर्ट सबमिटेड टू द हाउस, जहां पे मोशन इनिशिएट हुआ, सपोज लोकसभा में इनिशिएट हुआ, तो ये जो जो भी रिपोर्ट होगी ये लोकसभा में सबमिट की जाएगी और इसी के बेसिस पे क्या किया जाएगा, मोशन इनिशिएट होगा। और अगर जज को गिल्टी पाया गया, जज को दोषी पाया गया, तो जो मैटर है वो अगर लोकसभा में शुरू हुआ है वो राज्यसभा में भी डिस्कस होगा, ठीक है? अब चाहिए हमें वोटिंग फॉर रिमूवल। इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ द हाउसेज। देखो, दो कंडीशंस आपको यहाँ पे सबमिट करनी है। स्पेशल मेजोरिटी में दो कंडीशंस आती हैं, एक आती है एब्सोल्यूट मेजोरिटी और टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी। अब देखो, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट मेजोरिटी को फॉर एग्जांपल, एक हाउस में 500 एमपीज हैं, तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी क्या है, मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। अगर 500 मेंबर्स हैं तो 251 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। अब टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी मीन्स एट लीस्ट टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस दिन सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट है, तो 300 का जो अगर हम 2/3 करेंगे, तो एट लीस्ट 200 लोगों का सपोर्ट वहां पे चाहिए ही चाहिए। देखो, इसको फिर से देखो एक बार। 500 टोटल मेंबर्स है, आपको सपोर्ट चाहिए 251 मेंबर्स का, ठीक है? और प्रेजेंट एंड वोटिंग की बात की गई है। फॉर एग्जांपल, बेशक मेंबर्स अगर वहां पे 500 है, तो 251 का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। लेकिन आपको टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर उस दिन हाउस में सिर्फ 300 लोग प्रेजेंट है, बाकियों को कोई काम भी हो सकता है ना, 300 लोग प्रेजेंट है, तो आपको इसमें टू थर्ड की मेजोरिटी चाहिए। मतलब यहाँ से भी आपको 200 जो है वोट्स उसके फेवर में होने चाहिए, तभी जो है वो जज इम्पीच होगा। एंड दिस इज द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको आप मतलब फुलफिल कर पाते हो। एंड द मोशन मस्ट बी पास इन द सेम सेशन इन बोथ द हाउस। तो दोनों हाउसेज में ऐसी ही मेजोरिटी चाहिए और ये पास होना चाहिए। और जब ये पास हो गया दोनों हाउसेज में, फिर उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा और जज जो है वो रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? डिस्कस किया हमने ओनली ग्राउंड्स कौन कौन से, प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। क्या आज तक इंडिया में कोई जज इम्पीच हुआ है? नो। देखो, आज तक इंडिया में जो है वो कोई भी जज जो है इम्पीच नहीं हुआ है, ऑल्दो इनके खिलाफ जो है इम्पीचमेंट अटेम्प्ट्स किए गए हैं, मतलब डिस्कस किया गया है पार्लियामेंट में, बट ये उनसे पहले ही इन्होंने रिजाइन कर दिया था या इनको मेजोरिटी सपोर्ट नहीं मिला था। देखो, जब जस्टिस वी रामास्वामी 1993 का केस था, ये पहले जज थे। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन से जज थे जिन्होंने इम्पीचमेंट को फेस किया था। इंक्वायरी कमेटी ने इनको भी गिल्टी पाया गया था, लेकिन मोशन फेल हो गया था क्योंकि लोकसभा में मेजोरिटी वोट्स नहीं मिल पाए थे, पहला। दूसरा था जस्टिस सुमित्रा सेन के टाइम पे इन 2011 में, इन पे भी एलिगेशंस लगाए गए थे, लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही इन्होंने क्या किया था, रिजाइन कर दिया था। और अभी तक इंडिया में कोई भी जज जो है वो सक्सेसफुली इम्पीच जो है वो नहीं हुआ है। और ये दो केसेस और थर्ड केस जो है अभी ये जो हमारे जसवंत सिन्हा जी, सॉरी, जसवंत वर्मा जी है, इनके खिलाफ इन्होंने भी जो है वो रिजाइन कर दिया है। अब देखो, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं है? बिकॉज ड्रॉबैक्स क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस के, कि ये सक्सेसफुल ही नहीं है, ठीक है? इसका सक्सेस रेट जो है वो काफी ज्यादा जीरो है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस आ जाती हैं या वोटिंग थ्रेशोल्ड काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, जिसकी वजह से रिमूवल जो है वो नियरली इम्पॉसिबल है। प्लस एक रेजिग्नेशन भी लूप होल है, अगर वो रिजाइन कर दे उसी से पहले, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है वो वहीं पे एंड हो जाता है। So this is all which is important for your exam. Follow the channel and subscribe the channel for more information like this.